जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम क्लास 12th की ज्योग्राफी के अंदर 6 नंबर जो लेसन है, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ देखने वाले हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक हमारे पास दिया हुआ है, वो है कि इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। यानी इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना है वो किसने प्रस्तुत की। तो सबसे पहले मैं आपको इंदिरा गांधी के बारे में मुख्य मुख्य बातें बता दूं कि इंदिरा गांधी नहर का जो प्राचीन नाम था वो था राजस्थान नहर। याद रखना, इंदिरा गांधी नहर का प्राचीनतम नाम राजस्थान नहर था और ये नहर पंजाब के हरिके बांध से निकाली गई है। पंजाब के हरिके बांध से निकाली गई है और इसकी कुल लंबाई है वो है 9060 किलोमीटर और ये 9060 किलोमीटर की लंबाई 2 चरणों में जाके पूरी हुई है। और इस नहर के द्वारा जो कृषि योग्य जो कमान क्षेत्र है वो है 19.63 लाख है। और ये नहर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की एक संयुक्त नहर है। राजस्थान के अंदर इसमें हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू झुंझुनू जैसे जिले आते हैं। सबसे बड़ी बात, इंदिरा गांधी नहर पश्चिम में 40 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाती है। तो आप ये 8-10 जो मुख्य मुख्य लाइनें हैं इंदिरा गांधी के बारे में याद रखना, यहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने ने प्रस्तुत की। अमर्त्य सेन ने, कंवर सिंह ने, इंदिरा गांधी ने या महबूब उल हक ने। तो देखिए, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक का संबंध मानव विकास से है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। इंदिरा गांधी के नाम पर इनका नामांकन हुआ है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो ये संकल्पना प्रस्तुत करने वाला बच गया कौन है? ये बच गया कंवर सिंह। कंवर सिंह ने इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब आरंभ हुई। ये परियोजना है वो कब आरंभ हुई। तो याद रखना, कंवर सेन ने 1948 में इसकी संकल्पना प्रस्तुत की थी और 10 साल बाद यानी 1958 के अंदर ये आरंभ हो गई थी, 1 दशक बाद। तो इसमें ब ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग अब अस्तित्व में आया। तो सबसे पहले आपको योजना आयोग के बारे में विस्तृत व्याख्या के साथ पता होगा कि योजना आयोग क्या है। और इस योजना आयोग के माध्यम से ही 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हुई है। और जैसे ही नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, बनते ही उन्होंने योजना आयोग की जगह नीति आयोग लागू किया। अब ये जो नीति आयोग है ये क्या है
कि केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को युक्तिगत तथा तकनीकी सलाह देने के लिए भारत के आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया एक आयोग है। और ये योजना आयोग की जगह जो आया था वो समय था जनवरी 2015। तो इसमें जनवरी 2015 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देश के 15 जिलों में देश के 15 जिलों में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। यानी भारत के अंदर 15 ऐसे जिले थे और वो जो 15 जिले थे उसमें यूपी के लगभग सारे पर्वतीय जिले थे। आज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वर्तमान उत्तराखंड है वो पहले यूपी के अंदर आता था। तो इसमें यूपी के सारे पर्वतीय जिले थे यानी वर्तमान उत्तराखंड के। इनके बाद मिक्री पहाड़ी, असम की उत्तरी कछार की पहाड़ी, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जिला और जो भारत के दक्षिणतम राज्य है उसकी नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये सारे मिलाकर के इसमें 15 जिले थे। और इन जिलों के अंदर निवास करने वाले या यूँ कहूँ कि इन पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के विकास के लिए यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया। और इसमें जो शर्त रखी गई वो ये रखी गई कि लगभग 600 मीटर ऊंचा ये पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए। फिर इनको एक पर्वतीय क्षेत्रों के पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने के लिए उप योजना लागू की गई थी और उप योजना के माध्यम से ये इनमें शामिल किए गए। तो इसमें ब ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम में किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ। तो जिस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 5वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ था, उसी प्रकार से चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। और इस सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो था लोगों को रोजगार देना और सूखे के प्रभाव को घटाने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1967 में योजना आयोग ने देश में कितने जिलों को पूर्ण या आंशिक रूप से सूखा संभावित जिलों के रूप में पहचाना। यानी 1967 के अंदर कितने ऐसे जिले थे जिनको पूर्ण या आंशिक रूप से सूखा संभावित जिले घोषित किए गए। 30, 67, 75, 97। तो वो थे आपके यानी 62 ऐसे जिले थे जो इसमें घोषित किए। इनको याद करने की बड़ी अच्छी शानदार ट्रिक है। यहाँ पर भी 1967 दिया हुआ है, 67 दिया हुआ है 67 और उत्तर भी क्या होगा इसका 67। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भरमौर को जनजातीय क्षेत्र के रूप में
कब अधिसूचित किया? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भरमौर क्या है, कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि भरमौर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की दो मुख्य तहसील है, भरमौर और होली। इन दोनों तहसीलों का जो मिला जुला क्षेत्र है वो भरमौर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर गद्दी जनजाति के लोग सर्वाधिक निवास करते हैं और इन गद्दी जनजाति के लोगों की जो भाषा है वो गदियाली है और ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं और भेड़ बकरी पालकर अपना जीवन यापन करते हैं। इस भरमौर क्षेत्र से तीन मुख्य नदियां बहती हैं जो आपकी बुक में मानचित्र दिया हुआ है, वहाँ पर इनके नाम मिलेंगे। जैसे रावी नदी है, बुधील नदी है और एक है उंदा है नदी। अब हम बात करते हैं इसके उत्तर की। तो भरमौर को जनजातीय क्षेत्र के रूप में 21 नवंबर 1975 को अधिसूचित किया गया था। इसमें ब ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनजातीय उप योजना कब आरंभ हुई? तो देखिए, जो जनजातीय उप योजना है वो कब आरंभ हुई? 1971 में, 1974 में, 1977 में, 1989 में। तो ये आरंभ हुई थी 1974 के अंदर। यानी जनजातीय उप योजना 1974 में आरंभ हुई, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय। और एक बात और ध्यान रखना कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया है वो 1970 के दशक से ही शुरू हो गई थी, जब गद्दी लोगों को अनुसूचित जातियों में शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर है 9, द पॉपुलेशन बम में पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है द पॉपुलेशन बम। देखिए, ये पुस्तक 1968 के अंदर लिखी गई थी और लिखने वाले थे एहर लिच। यानी एहर लिच ने 1968 में द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक लिखी और इसी ने आगे चलकर 4 साल बाद ही 1972 के अंदर एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम था मिडोस, जिसका नाम था मिडोस। इनके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला है कि बर्टलैंड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 1981, 87, 85 और 1986। तो आप ध्यान दें, यानी विश्व समुदाय के अंदर एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था और वो चिंता का विषय पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर था। यानी पर्यावरणीय मुद्दों पर विश्व समुदाय की गहरी चिंता बढ़ती जा रही थी और इस गहरी चिंता को मद्देनजर रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग यानी WECD की स्थापना की। और इस WECD
यानी विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का जो प्रमुख था वो नॉर्वे की प्रधानमंत्री गरो हरलेम बर्टलैंड थी। गरो हरलेम बर्टलैंड नॉर्वे की प्रधानमंत्री WECD की प्रमुख थी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर यानी जिसे बर्टलैंड रिपोर्ट कहा गया, और ये बर्टलैंड रिपोर्ट है, ये 1987 में प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कि परदेशीय नियोजन का संबंध है, यानी प्रादेशिक नियोजन का क्या संबंध है। ऑप्शन ए है आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास, ब परिवहन जल तंत्र में क्षेत्रीय अंतर, से क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, और द ग्रामीण क्षेत्र का विकास। तो इसमें राइट उत्तर होगा कि जो प्रदेशीय नियोजन का संबंध है वो किससे है, वो है यानी क्षेत्र विशेष के विकास उपागम से। यानी क्षेत्र विशेष के, यानी जैसे आपने सूखा संभावी पढ़ा, भरमौर क्षेत्र पढ़ा, पर्वतीय क्षेत्र पढ़ा, ये सब क्या हैं, इनके विकास, इनका विकास अर्थात क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम कहलाएंगे ये, जिनका संबंध प्रदेशीय नियोजन से है। क्वेश्चन नंबर 12 है IDP। एक ध्यान रखें, ITDP है ये, यानी ITDP। ITDP का पूरा नाम क्या है, आप यानी कमेंट बॉक्स में इनका जरूर उत्तर देना, इंतजार रहेगा। तो देखिए ITDP निम्न में से किस संदर्भ में वर्णित करती है, समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम, समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम। तो इसका राइट उत्तर होगा समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, यानी ITDP का संबंध है समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वो है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो आप सबको पता है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र है, वहाँ पर पूरा इकोलॉजी सिस्टम विकसित हो रहा है, यानी पूरा इकोलॉजी सिस्टम है वो डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर इकोलॉजी सिस्टम डेवलपमेंट का मतलब है पारितंत्र विकास, यानी इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो है पारितंत्र विकास कारक। ये थे आपके इस पाठ की रूपरेखा और इससे बनने वाले 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो जो भी आपकी मित्र मंडली है उसके अंदर ये वीडियो शेयर करें, और जो विद्यार्थी जो मित्र इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्द ही हम इसी चैनल के ऊपर ज्योग्राफी की तरह हिस्ट्री के भी MCQ लेकर आ रहे हैं। शायद 1-2 दिन में ये काम हिस्ट्री का भी स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए राम बाण से ऊपर अर्जुन बाण साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत।